हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं गोविंद कुमार आप लोगों के सब्जेक्ट भूगोल से लेसन 1 का 4 पार्ट लेकर आया हूं, जो क्लास 10th वालों का है। ये क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी से फर्स्ट लेसन से पार्ट 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे हम। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। यानी ये जो लाल मृदा है, तो ये जो दक्कन के पूर्वी पठार है और दक्षिणी हिस्सों में ये रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, जहाँ पर कम वर्षा है, यानी कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई हैं, यानी कि इनका विकास हुआ है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं जो हैं उड़ीसा के छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर है और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर, यानी कि पहाड़ियों के ऊपर इर्द गिर्द में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी इन मृदाओं यानी मिट्टियों का जो है रंग जो होता है लाल रंग, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होती है, यानी कि फैलने के कारण ही होती है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जो इनका पीला रंग जो होता है इनमें जल योजन के कारण होता है, यानी जल के होने के कारण इनमें पीलापन आ जाता है। अब आगे पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी यानी लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से यानी कि लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यानी इसका जो अर्थ होता है ईंट, ईंट से तात्पर्य है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी ये शुष्क और आर्द्रता के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यानी जब अत्यधिक वर्षा होता है तो इनका निच्छालन जो होता है हो जाता है, उनका ये परिणाम संभव हो जाता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH बेटर देन 6.0 होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और सामान्य रूप से इसमें जो होती है पौधों के पोषक तत्वों के लिए, पौधे के विकास के लिए जो होती है इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। यानी कि ये जो महाराष्ट्र हुआ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि भागों में ये पाई जाती हैं, जहाँ इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यानी कि इस मिट्टी में सदाबहार वन, पर्णपाती इत्यादि वन पाए जाते हैं, वहाँ इसमें हुमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। यानी इसमें जो हुमस होता है वो पर्याप्त रूप में पाया जाता है, जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी कि लेकिन कह रहा कि विरल वनस्पति जो और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी वहाँ पर जो ह्यूमस जो मात्रा होती है, यानी इसको उपजाऊ करने के लिए वहाँ पर कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। यानी जो भूमि की संभावनाएं हैं और जो अपरदन की क्रिया है उनमें जो होती है निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। यानी मृदा संरक्षण की उचित तकनीक यानी सही से सही, मतलब जो कि उसको जो सही तरीके से जो उपचार किया जाता है, इन मृदाओं पर कर्नाटक
केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिकतम उपयुक्त है। और यहाँ की जो ये लाल लेटराइट मिट्टी है, ये इसमें देखा जाए तो फसल काजू के लिए, जो काजू की फसलें हैं उनके लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त होती हैं। अब इसी क्रम में मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। ये आमतौर पर रेतीली होती हैं और भूरे, जो इनका कलर होता है भूरा होता है, और लवणी भी होती हैं, खारा भी जिसे कहते हैं हम। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लवणों की मात्रा बहुत अधिक है, जिनको वाष्पीकृत करके वाष्प में चेंज करते हुए हम इनको खाने के योग्य बनाते हैं। यानी खाने का जो नमक होता है ये भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है। यानी जो जलवाष्पन दर है वो अधिक है, क्योंकि शुष्क जलवायु और उच्च तापमान है, तो जो तापमान है बहुत ही उच्च तापमान है, अधिक है, इसके कारण जलवाष्प का जो दर है वो अधिक है। और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है, और जो मिट्टी है उसमें नमी की जो मात्रा होती है कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और नीचे की परतों में चूने कंकड़ की सतह पाई जाती है। नीचे जो सतह होता है उसमें चूने कंकड़ इत्यादि की जो सतह पाई जाती हैं। इसके कारण मृदा में जल अतः स्यंदन, जो कहता है इन्फिल्ट्रेशन यानी अवरुद्ध हो जाता है, यानी इसके खिलाफ हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने के लिए कृषि योग्य बनाया जाता है। यानी कि इस मृदा को सिंचित करके, सिंचाई करके मतलब कृषि योग्य बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह की फसल को उगाया जा सके। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है वन मृदा। तो वन मृदा मतलब वन यानी कि जंगल, जहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो उनकी मृदाएं किस तरह हैं हम पढ़ेंगे वन मृदा के बारे में। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी ये मिट्टी होती है आमतौर पर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। यानी कि जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, जहाँ पर बारिश की मात्रा अधिक होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यानी पर्वतीय जो होता है पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, चेंजिंग होता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। यानी कि दोमट जो मिट्टी है इसमें और सिल्टदार होती हैं। जो ये मृदाएं हैं वो सिल्टदार होती हैं, से बालू के रूप में पाए जाते हैं। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। लेकिन जो ऊपरी जो परत है इनका है, ये गठन जो इसका होता है मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, और ये अधिशीलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। इसमें ये ह्यूमस रहित होती हैं, इनमें मात्रा जो है उपजाऊ का अधिक पाया जाता है, जो पौधों के लिए उपयोगी है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी, सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। यानी जो ये मृदाएं हैं ये जलोढ़ पंखों और विशेषकर नदियों, सोपानों में ये जो मृदाएं हैं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ज्योग्राफी का चौथा पार्ट यानी भाग 4, और इसके बाद हम लेकर आएंगे आपका 5वां भाग। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक इसे पढ़ें और समझें, और नेक्स्ट हम लेकर आएंगे अगला वीडियो। थैंक यू।